नमस्कार। डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट फर्स्ट आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इस पार्ट सेकंड में डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को और विस्तार से देखेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पूरा रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसे संपन्न होता है। दो एंजाइम्स डीएनए गायरेज और डीएनए हेलिकेस डीएनए पर विशेष पॉइंट्स ओरिजिन पर जुड़ते हैं। वह डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स की अनवाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रोटीन्स जिन्हें सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं वो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे ये रीजन्स अब सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहते हैं, दोबारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं कर पाते। इसके बाद एक एंजाइम जिसे प्राइमेस कहते हैं वह नए स्ट्रैंड के निर्माण के प्रोसेस को आरएनए प्राइमर का निर्माण कर स्टार्ट करता है। अर्थात प्राइमेज एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो आरएनए बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज खुद रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। उसे पहले से उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के फ्री 3 प्राइम OH की रेप्लिकेशन इनिशिएट करने के लिए आवश्यकता होती है, जो आरएनए प्राइमर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इस प्राइमर को बाद में प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा डाइजेस्ट कर हटा दिया जाता है। वह डीएनए से रिप्लेस कर दिया जाता है। एक दूसरा एंजाइम डीएनए लाइगेज डीएनए के गैप्स को फिल कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है। डीएनए के लीडिंग स्ट्रैंड व लैगिंग स्ट्रैंड पर नए बनने वाले डॉटर स्ट्रैंड्स के निर्माण की दिशा डीएनए के एंटी पैरेलल होने के कारण अलग अलग होती है। यह हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं। अलग अलग दिशाओं में दोनों स्ट्रैंड एक साथ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा कैसे बनाए जाते हैं, यह चित्र इसे बहुत अच्छी तरह से समझाता है। इसे देखकर यह स्पष्ट है कि डीएनए पॉलीमरेज के दो अणु एक साथ मिलकर यह कार्य संपन्न करते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण एक लूप बनाकर किया जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन में कई एंजाइम्स भाग लेते हैं। अब एक एक कर उन सब के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज होता है। प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये सब संरचना, कार्य एवं अन्य मापदंडों में भिन्न भिन्न होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मुख्य रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है, जबकि पॉलीमरेज फर्स्ट एवं सेकंड मेनली डीएनए रिपेयर में भाग लेते हैं। पॉलीमराइजेशन के साथ साथ इन एंजाइम्स में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी पाई जाती है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की प्रोसेसिविटी तीनों एंजाइम्स में अधिकतम होती है। प्रोसेसिविटी का अर्थ है एक बार डीएनए से जुड़ने पर अलग होने से पहले एंजाइम कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकता है। डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी अधिकतम होने के कारण ही यह मुख्य पॉलीमराइजेशन एंजाइम का कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में अभी कुछ समय पहले भी हमने देखा था कि यह प्राइमर को हटाने का कार्य कर रहा था।
इसे ई कोलाई से सबसे पहले आइसोलेट किया गया था कॉरेनबर्ग के द्वारा। यह इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस में भी काम आता है। प्रोटियोलिटिक ट्रीटमेंट से इस एंजाइम को दो भागों में तोड़ा जा सकता है, एक लार्ज सेगमेंट और एक स्मॉल सेगमेंट। लार्ज सेगमेंट क्लिनाउ फ्रेगमेंट कहलाता है, जबकि स्मॉल सेगमेंट जो है वह इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए जिम्मेवार होता है। प्रारंभ में इसे ही एकमात्र डीएनए पॉलीमरेज कुछ लोगों के द्वारा माना गया, लेकिन यह मेन डीएनए रेप्लिकेज नहीं है। इसके बारे में बाद में पता चला। यह चित्र डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की संरचना को दर्शाता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम में कई सब यूनिट्स होती हैं। आप इस चित्र में बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। आपको अल्फा सब यूनिट दिख रही है, बीटा सब यूनिट दिख रही है, डेल्टा सब यूनिट दिख रही है, ईटा सब यूनिट दिख रही है, थीटा सब यूनिट दिख रही है। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ग्रुप्स हमें दिख रहे हैं। प्रत्येक सब यूनिट का अलग अलग कार्य होता है। जैसे अल्फा सब यूनिट पॉलीमराइजेशन का कार्य करती है, ईटा सब यूनिट प्रूफ रीडिंग, थीटा डाइमराइजेशन, और बीटा सब यूनिट ऑप्टिमल प्रोसेसिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अल्फा और ईटा सब यूनिट्स मिलकर कोर सब यूनिट बनाती है डीएनए पॉलीमरेज की। हेलिकेस, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स और टोपोआइसोमरेज, इनमें से कुछ के बारे में हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं। डीएनए अनवाइंडिंग का कार्य डीएनए हेलिकेस के द्वारा किया जाता है। डीएनए एक बार अनवाइंड हो जाए उसके बाद उसे सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंटेन करने का काम सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स के द्वारा किया जाता है। डीएनए सर्पिल जब अनवाइंड होती है तो उससे रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे की तरफ सुपर कॉइलिंग पैदा होती है, एक तनाव पैदा होता है। इसे रिलीव करने का कार्य टोपोआइसोमरेज के द्वारा किया जाता है। स्वीवल और एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रिवेंट्स द डीएनए फ्रॉम बिकमिंग tangled polysupercoiled ahead of replication fork. इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने का कार्य डीएनए टोपोआइसोमरेज करते हैं, जो फिर दो तरह के हो सकते हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमरेज सेकंड। डीएनए टोपोआइसोमरेज सेकंड डीएनए गायरेज भी कहलाते हैं। ये टोपोआइसोमरेज ही डीएनए रेप्लिकेशन में रेप्लिकेटिंग फॉक्स की लगातार बिना रुके गति के लिए जिम्मेवार होते हैं। प्राइमेज पहले पढ़ चुके हम, डीएनए प्राइमर का निर्माण करते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज रेप्लिकेशन प्रोसेस में जो गैप्स बचते हैं उसे फिल करने का कार्य करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो रेप्लिकेशन अपरेटस है उसके लिए कुछ और टर्म्स भी काम में ली जाती हैं, जैसे प्री प्राइमिंग प्रोटीन्स, प्राइमोसोम्स और रेप्लीसोम्स। प्री प्राइमिंग प्रोटीन्स
पहले इसे समझते हैं। जब ओरिजिन सी पर रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है तो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, जिससे एक रेप्लिकेशन बबल बनता है। इसे बनाने के लिए प्री प्राइमिंग प्रोटीन्स का ओरिजिन सी पर जुड़ना आवश्यक होता है। रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई क्रोमोसोम्स बिगिन at origin C with the formation of a localized region of strand separation called replication bubble. This is formed by interaction of pre-priming proteins with origin C. The first step is the binding of DNA A protein at C origin. अब बात करते हैं प्राइमोसोम की। एक बार जब होती है तब एक प्राइमोसोम का निर्माण होता है जो प्राइमर की सिंथेसिस के लिए जिम्मेवार होगा। प्राइमर का निर्माण प्राइमिंग कहलाता है। वंस ए रेप्लिकेशन फॉर्क इज जनरेटेड, ए प्राइमोसोम assembles at the origin and initiates primer synthesis. This is called priming. प्राइमोसोम एक सिंगल प्रोटीन डीएनए जी प्राइमेज का बना हुआ होता है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए डीएनए बी हेलिकेज की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं रेप्लिसोम की। द कंप्लीट रेप्लिकेशन apparatus मूविंग along द डीएनए मॉलिक्यूल एट द रेप्लिकेशन fork is called replisome. It contains DNA polymerase third holoenzyme. इसी के साथ हमने रेप्लिकेशन के पूरे प्रोसेस को डिफरेंट एंगल से अच्छी तरह समझा। धन्यवाद।